हेलो दोस्तों, एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का राज्य व्यवस्था चल रहा था, जिसमें हम कल अनुच्छेद 54 तक स्टडी किए थे। आज उसी के आगे हम अनुच्छेद 55 को देखेंगे। अनुच्छेद 55 है क्या? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था भाग 5 के अंतर्गत देखेंगे हम आर्टिकल 55। इसमें क्या प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 55 में? तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या किया गया है इसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का इसमें उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसको हम जानेंगे। तो कल इतना हम स्टडी कर लिए थे, जान लिए थे कि राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं। राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो कि आज हम उनका निर्वाचन देखेंगे। इनका जो निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा इनका गुप्त मतदान होता है। यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से क्या होता है, इनका राष्ट्रपति साहब का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इनमें यानी राष्ट्रपति जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना जरूरी है। कितना? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और इनकी जो ये चुनाव प्रक्रिया है, निर्वाचन प्रक्रिया है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के अंतर्गत उम्मीदवार को विजयी होने के लिए एक न्यूनतम कोटा की आवश्यकता होती है। एक न्यूनतम कोटा की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जो कि कुल वैध मतों का क्या होना चाहिए? 50% से एक अधिक होना चाहिए। यानी इनको चुनाव में क्या किया जाता है? कुल जितना भी मत है उसमें 50% से एक अधिक होना अनिवार्य होता है, तभी न्यूनतम कोटा का निर्धारण होगा। इस पद्धति में जो मतदान होता है, इस पद्धति में मतदान उम्मीदवार को केवल एक मत प्रदान करना रहता है। यानी उम्मीदवार को सिर्फ एक ही मत प्रदान करना रहता है। यानी न्यूनतम कोटा के लिए क्या किया जाता है? एक वोट दिया जाता है। जैसे इसमें यह व्यवस्था किया गया है कि मतदान उम्मीदवार को केवल एक मत प्रदान करता है, लेकिन अन्य उम्मीदवारों के समक्ष वह क्या होता है? वरीयता भरता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति साहब के चुनाव में 3 लोग खड़े हो रहे हैं चुनाव में, मान लीजिए A, B, C। तीन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इनका मान लीजिए पहला जो कैंडिडेट है वह बी को वरीयता पहले देना चाहता है। ये पहला कैंडिडेट। इसके बाद ए को देना चाहता है। इसके बाद क्या करता है? सी को देना चाहता है। तो ए का जो है यह क्रम में क्या होगा? पहले तो बी को देगा। इसका जो एक का क्रम है, यह जो मतदान प्रक्रिया है, यह क्या करेगा? अपनी वरीयता
पहले तो पहली वरीयता किसको देगा, बी को देगा, यानी दूसरे कैंडिडेट को देगा। इसके बाद जो वरीयता है वह वरीयता क्रम से तीनों उम्मीदवारों को भर सकता है। पहले क्रम से क्या करेगा, जिसको यानी ये चुनेगा, पहली वरीयता देगा उसे पहला, फिर इसके बाद जिसको दूसरी वरीयता देना होगा दूसरा देगा, जिसको तीसरी देना होगा तीसरा देगा। तो यह वरीयता क्रम के आधार पर क्या किया जाता है, चुनाव इनकी कराया जाता है। उम्मीदवारों के समक्ष इनका क्या किया जाता है, वरीयता क्रम भरा जाता है। प्रथम मतगणना जो होता है, प्रथम मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है। न्यूनतम कोटा यानी प्रथम जो पहले मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है। फिर इसके बाद दूसरी वरीयता के अनुसार क्या किया जाता है, मतों का अन्य उम्मीदवारों में स्थानांतरण किया जाता है। मतों का अन्य उम्मीदवारों में स्थानांतरण किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो सके। यह प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो जाए, तब तक यह प्रक्रिया क्या होगा, चलता रहेगा। तो इस वरीयता क्रम में हमारे वीवी गिरी राष्ट्रपति साहब ये दूसरे वरीयता क्रम के एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति हैं। यह प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं द्वितीय वरीयता क्रम के अनुसार। इनका जो अंतरात्मा की यानी ये अंतरात्मा की आवाज से चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। इनके चुनाव को उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि इन्हें व्यक्तिगत तौर पर उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। यानी 50% से 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो इनको क्या करना होगा, न्यायालय में प्रस्तुत होना होगा। यानी इनको क्या किया गया, यह सिद्ध करने के लिए कहा गया कि आप 50% से ऊपर उम्मीदवारों का क्या करें, चयन कराएं, तब इनका जो है क्या होगा, चुनाव होगा, क्लियर होगा। तो देख लेते हैं। यानी इसमें क्या होंगे, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। इनके चुनाव में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होंगे, तभी यह क्या करेंगे, निर्वाचन का फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। यानी इतना यह होना आवश्यक है, यह होना क्या है, आवश्यक है। तो देख लेते हैं इनका चुनाव। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी क्या है, एकल संक्रमणी मत पद्धति। एकल संक्रमणी मत पद्धति, एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार इनका क्या होता है, चुनाव होता है। इनको क्या करना रहता है, 50%, यानी राष्ट्रपति साहब को क्या करना होगा, 50% से एक अधिक सीट लाना होता है। एक अधिक 50% से यानी 50% से एक अधिक होना चाहिए इनकी जो है क्या, न्यूनतम कोटा। कुल जो है वैध मतों का
50% से एक अधिक होगा तभी इनका चुनाव क्लियर होगा। 50% से एक अधिक होना चाहिए, एक अधिक होना चाहिए। तो इनका चुनाव हम देख लिए कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है। इनमें क्या किया जाता है, 50% से एक अधिक वैध मतों का कुल इनको वोट प्राप्त होना चाहिए। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हो गया होगा, आगे देखते हैं। चलिए इतना हो गया होगा, आगे देखते हैं। और ये जो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक वर्तमान में इसमें इनके साथ निर्वाचन में लग रहे हैं, जा रहे हैं, इसके पहले जब 1997 में 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक उस समय थे, 1997 में। यह तो वर्तमान में हो गए। उन्नीस सौ 97 में कितने थे, 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक। अनुमोदक और 10 प्रस्तावक कब थे ये, 1997 में। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक रूप में शामिल किए गए। इनकी जो आयु सीमा है कितना होना चाहिए, तो यह 35 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुके हो। क्या कर चुके हो, 35 वर्ष। इनकी जो योग्यता है क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हो। और दूसरा क्या है इनकी योग्यता, 35 वर्ष की आयु यह पूरा कर चुके हो, और यह भारत के नागरिक हो। क्या हो, भारत के नागरिक हो। भारत को क्या हो, भारत के नागरिक हो। और ये लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखें, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखते हो, योग्यता रखते हो। निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो, यानी 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हो, वह भारत के नागरिक हो। और लोकसभा में क्या, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखें, योग्यता रखते हो। और जब इनका यह चुनाव होता है तो जो जमानत राशि लगती है, कितना लगता है, 15,000। जमानत राशि कितना लगता है राष्ट्रपति के चुनाव में, 15,000। इसके पहले 1997 में कितना लगता था, 5-5 हजार लगता था। 1997 में जब 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक थे तो उसमें कितना लगता था, जमानत राशि वर्तमान में कितना लग रहा है, 15,000। और उस समय कितना लग रहा था, 5-5 हजार जमानत राशि लग रहा था 1997 के समय में। यानी यह जमानत राशि कब जब्त होगी, यानी आरबीआई के द्वारा, यह आरबीआई में जमा कराया जाता है। इसको क्या किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 50% से
ऊपर अधिक वोट नहीं पाते हैं तो उनका क्या किया जाता है, जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाती है। आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, इनका जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलिए हो गया हुआ, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, यानी दूसरी वरीयता क्रम से चुने जाने वाले जो एकमात्र राष्ट्रपति हैं कौन है, वीवी गिरी। दूसरी वरीयता क्रम में चुने वाले, दूसरी वरीयता क्रम में चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, वीवी गिरी है। वीवी गिरी है एकमात्र राष्ट्रपति, वीवी गिरी है, जो कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। क्या थे, वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, यह प्रथम कार्यवाहक क्या थे, राष्ट्रपति थे। और ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बने थे, तो प्रथम राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 मई कब बने थे, 3 मई 1969 से 3 मई 1969 से 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, 20 जुलाई 1969 तक यह प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में थे। इनका यह प्रथम कार्यकाल था। प्रथम कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इनका प्रथम कार्यकाल था। और इनका जो जन्म हुआ था, पहले इनका दूसरा कार्यकाल देख लेते हैं। यह क्या था, प्रथम कार्यकाल था, प्रथम कार्यकाल, प्रथम कार्यकाल। और इनका जो दूसरा कार्यकाल है उसको देख लेते हैं, कब से कब था दूसरा कार्यकाल, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। 24 अगस्त 1974, यानी पहला कार्यकाल इनका कब से कब था, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक था। इसके बाद दूसरा जो इनका कार्यकाल है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक इनका दूसरा कार्यकाल है। और इनका जो जन्म हुआ था 1884 में हुआ था। कब हुआ था, वीवी गिरी का जन्म, वीवी गिरी का जन्म जो हुआ था वर्ष 1894 में, 1894 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है 1980 में हुई थी। जन्म 1894 में, मृत्यु 1980 में क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी। किसका, वीवी गिरी का। वीवी गिरी चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक पहला कार्यकाल। दूसरा कार्यकाल इनका 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। और इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1894 से 1894 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लेकिन 1980 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यह चौथे नंबर के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बताएं फिर।
और एक बात यह थी कि यह श्रमिक यूनियन से संबंधित राष्ट्रपति थे। श्रमिक यूनियन यानी मजदूरों के, श्रमिक यूनियन से संबंधित राष्ट्रपति थे। श्रमिक यूनियन संबंधित क्या थे? राष्ट्रपति थे। इनके चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया? चुनौती दी गई। वीवी गिरी के बारे में देख रहे हैं, वीवी गिरी के बारे में। वीवी गिरी के बारे में देख रहे हैं। क्या किया गया? इनके चुनाव में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया? चुनौती दी गई। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्हें व्यक्तिगत तौर पर उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होना था। व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होना था? उपस्थित होना था। वीवी गिरी को सुप्रीम कोर्ट में क्या होना था? उपस्थित होना था, व्यक्तिगत तौर पर। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बताएं। चलिए, हो गया होगा, मिटा देते हैं। अब देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद तथा विधान सभाओं के सदस्यों के, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतों में एक रूपता लाने के लिए क्या किया जाता है? मूल्य को निकाला जाता है। मतों में क्या एक रूपता लाने के लिए क्या किया जाता है? उनके मत मूल्य निकाला जाता है। सांसदों का मत मूल्य समान होता है। क्या होता है? सांसदों का मत मूल्य समान होता है, क्योंकि ये सामान्य जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? ये सामान्य जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है। विधायकों का क्या होता है? मत मूल्य अलग अलग होता है, लेकिन सांसदों का जो मत मूल्य होता है समान होता है। क्योंकि प्रत्येक राज्य के विधायक के द्वारा अलग अलग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया जाता है। क्या किया जाता है? विधायक के द्वारा अलग अलग राज्य की अलग अलग जनसंख्या का क्या किया जाता है? प्रतिनिधित्व किया जाता है। लेकिन सांसदों का जो मत मूल्य है वह समान होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद तथा विधान सभाओं के सदस्यों में संसद तथा विधान सभाओं के सदस्यों में मत मूल्य में एक रूपता लाने के लिए, सदस्यों में मत मूल्य में एक रूपता लाने के लिए, मत मूल्य में एक रूपता लाने के लिए क्या किया जाता है? लाने के लिए मत मूल्य निकाला जाता है। मतों में एक रूपता लाने के लिए मत मूल्य निकाला जाता है। निकाला जाता है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में संसद तथा विधान सभाओं के सदस्यों में मतों में एक रूपता लाने के लिए क्या किया जाता है? तो मत मूल्य निकाला जाता है। यानी एक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
एक एमपी के बारे में, एक एमपी का कैसे मत मूल्य निकाला जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इतना हम नोट करते हैं। सांसदों का क्या होता है? मत मूल्य समान होता है। सांसदों का मत मूल्य समान होता है, लेकिन वहीं पर क्या किया जाता है? विधायकों का, क्योंकि पहले देख लेते हैं सांसदों का मत मूल्य समान क्यों होता है। क्योंकि यह समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि ये समान जनसंख्या का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए सांसदों का मत मूल्य क्या होता है? समान होता है। वहीं पर विधायकों का मत मूल्य क्या होता है? अलग अलग होता है। विधायकों का मत मूल्य क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह प्रत्येक राज्य के विधायकों के द्वारा अलग अलग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि ये अलग अलग राज्यों के जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जनसंख्या का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। देखते हैं, यानी एक विधायक का मत मूल्य निकालने का, एक एमएलए का मत मूल्य निकालने का जो फार्मूला होता है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य में 1000 से क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। यानी एक एमएलए बराबर क्या होता है? राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और इसमें क्या किया जाता है? तो 1000 से भाग दे दिया जाता है। क्या किया जाता है? 1000 से भाग दे दिया जाता है। 1000 से भाग दे दिया जाता है। तब क्या होता है? एक एमएलए का मत मूल्य निकल कर आता है। तो निकालते हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश का निकाल लेते हैं। एक एमएलए का मत मूल्य निकालते हैं। तो यह कब से हुआ था? यह एक एमएलए बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य में 1000 से क्या करेंगे? भाग देंगे। यह जो जनसंख्या है, राज्य की कुल जनसंख्या, यह 1971 के आधार पर होगी। क्या होगी? यह 1971 के आधार पर होगी और यह 2026 तक होगा। जब तक 2026 में इसका क्या होता है? दोबारा 2026 तक यह यही रहेगा।
2026 तक यही रहेगा। 1971 से माध्यम से हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश की यानी राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 88 34 25 21 बटे राज्य विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य यानी 403 में भाग दे देंगे किसका? 1000 का। तो एक एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इतना 88 34 25 21 बटे इतना हो गया। तो एक एमएलए का मत मूल्य जब हम निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यह 219.2122 आएगा। 219.2122 समथिंग आता है। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग 120 इस 220 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 220 मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यानी एक एमएलए बराबर क्या आ गया? एक एमएलए बराबर क्या आ गया? 220। तो हम क्या करेंगे, एक एमएलए के लिए निकालना है तो हम 400 यानी राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें हम यानी 403 में 220 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 403 गुणे 220, इसका हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 88,660। 88,660 यानी यह कुल निकल कर आता है, कुल मत। एक एमएलए का मत मूल्य 220 होता है, वहीं पर जो कुल राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं टोटल निकालेंगे तो हम कितना प्राप्त होगा? 88,660 यानी मत मूल्य हमें प्राप्त होगा। यह क्या निकल कर आया हमारा? एक यानी कुल एमएलए का मत मूल्य, कुल एमएलए का मत मूल्य 88,660, लेकिन वही एक एमएलए का मत मूल्य कितना है? 220। तो हम अगली क्लास में देखेंगे एक एमपी का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। एक एमएलए का हम आज निकाल कर देख लिए हैं, कल हम एक एमपी का मत मूल्य निकालेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव हमें दीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।